बच्चों, आज हम इतिहास के पहले अध्याय में, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे, के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कैसे हम पता लगाएं, कैसे पता लगाएं में हम पहले रेडियो सुनते थे, अखबार पढ़ते हैं, और आज विभिन्न माध्यमों के द्वारा हम अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अतीत क्या होता है? अतीत का मतलब होता है कि बीता हुआ समय। और अगर हम अल्पकाल के बीते हुए समय के बारे में हम लोगों से जानकारियां हासिल करके पता कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत लंबे समय के पीछे के इतिहास के बारे में हमको जानकारी पता करना हो तो हमें कुछ तरीक़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि किस तरह से हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। पहले सर्वप्रथम हम देखेंगे कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अर्थात पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कौन सी चीज़ें पहनते थे, कैसे कार्य करते थे, उनका जीवन कैसा होता था, और अन्य जानकारियां हासिल करने के लिए हम अलग अलग तरीक़ों का प्रयोग करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। जैसा कि कई लाख वर्ष पहले से लोग कहाँ रहते थे? नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले लोग आरंभिक लोगों से कुछ ऐसे कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब ये होता है कि वे अपने खाने पीने की वस्तुएं घूम करके जंगलों में ही ये इकट्ठा कर लेते थे, और यह आखेटकों को मालूम था। आखेटक में होता है खाने पीने के लिए अन्य जानवरों का शिकार भी जंगलों से करते थे, और साथ ही साथ जंगलों में कुछ उत्पाद होते थे जिन्हें ये संग्रहण करते थे। गैदरस का फूड गैदरस कहा जाता था। संग्राहक का अर्थ होता है गैदरस, और इन्हें मालूम था कि जंगल में कौन सी चीज़ खाने वाली है, कौन सी चीज़ खाने वाली नहीं है। अब हम देखेंगे भारत का मानचित्र को देखें तो इसमें दो पहाड़ियाँ हैं। उत्तर पश्चिम भाग में एक किरथर है और सुलेमान। मानचित्र में आप देख भी सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भाग में सुलेमान और किरथर, जब हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था और पाकिस्तान हमारे देश का हिस्सा था, तो इस हमारे देश के उत्तरी पश्चिम भाग में ये दो पहाड़ियाँ थीं जहाँ पर मनुष्य 8000 वर्ष पूर्व खेती करना शुरू किया, और सर्वप्रथम गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाया जाना यहीं से प्रारंभ हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे देश के उत्तर पूर्वी भाग में, जहाँ पर कि उत्तर पूर्वी भाग में हम देखेंगे तो एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी को हम गारो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो गारो पहाड़ी हिल्स या गारो हिल्स कहते हैं। यहाँ पर भी मनुष्य ने खेती करना शुरू किया। इसके बाद है तीसरा स्थान जो भारत में है, विंध्य की पहाड़ियाँ। विंध्य की पहाड़ियाँ भी जो हैं जिसमें कि मनुष्य कृषि का विकास करता है, और चावल उगाने का सर्वप्रथम शुरुआत वहाँ से की जाती है। अब हम इसके बाद यह देखते हैं कि कैसे व्यक्ति वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और किस प्रकार के क्रियाकलाप करता है। पहले हम इसमें देखेंगे कि सहायक नदियाँ क्या होती हैं? ऐसी नदी जो बड़ी नदी में मिल जाती है, और लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, और जैसे गंगा उसकी सहायक नदियों के किनारे, और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए, मानचित्र में आप देख देख सकते हैं। और इसके बाद इन नदियों के आसपास का एक प्राचीन क्षेत्र था मगध, जिसे हम वर्तमान बिहार में है मगध नाम से जाना जाता था, और ये बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था। और इस साम्राज्य में
विशाल राज्य की स्थापना हुई थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे कई राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप हम उसको कहते हैं जो कि हिमालय का दक्षिणी भाग है, और यहाँ एक विशेष प्रकार का कल्चर, रहन सहन और तौर तरीके थे, इसलिए इसको हम एक उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट के रूप में जानते हैं। और इस महाद्वीप के हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा करने के कई कारण होते थे। जैसे कभी लोग भोजन की तलाश में यात्रा करते थे, कभी लोग धर्म के प्रचार और प्रसार में यात्रा करते थे, कभी लोग स्थानों को जीतने में, लड़ाइयाँ करने के लिए भी ये लोग यात्रा करते थे। और बहुत से धर्म प्रचारक एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करके अपने धर्म का प्रचार करते थे। कभी कभी लोग बड़ी बड़ी जहाज़ों में मूल्यवान वस्तुओं को लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। इस तरह यात्रा करने के कई कारण थे। अब हम देखेंगे कि पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र उस महाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम उत्तर में देखते हैं हिमालय का पहाड़ है, दक्षिण में हम देखते हैं कि हिंद महासागर है, और इसके बाद पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में अरब सागर है। इस तरह से इस उपमहाद्वीप का जो है निर्धारण किया जाता है। अब लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, क्योंकि जैसा वर्तमान समय में हम देखते हैं कि लोग आज जो आधुनिक साधन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर, आज इनका कोई महत्व नहीं है पहाड़ियों का। हम उसके ऊपर से या अन्य तरह से नई तकनीक का इस्तेमाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उस समय यह जो बाधाएं काफ़ी ज़्यादा थी, और मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बच्चों, अब हम अपने भारत देश के नाम के बारे में, हमारा देश जो है भारत कैसे पड़ा, देश का नाम हमारा क्या था, तो हम देखेंगे कि हमारे देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द वास्तव में इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, सिंधु। और एटलस में ईरान और तुरान को देख सकते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस, और इसी को हम इंडस कहते हैं, इंडस नदी के नाम से कहते हैं, और इसका नाम भारत का इंडिया पड़ा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में हम कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। पहला एक तरीका है अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना या पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी और इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है, जिसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। इसमें खुशनवीस होते थे। खुशनवीस का मतलब जो कुछ सुंदर ढंग से लिखावट का कार्य जानते थे, ये पांडुलिपियों को तैयार करते थे। पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द मेनु जिसका अर्थ होता है हाथ, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। इसका पांडुलिपि का एक उदाहरण भी आपको दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर ढंग से, कितनी सुंदर लिखावट इन पांडुलिपियों के प्रयोग में किया गया। लेकिन ये पांडुलिपियाँ धीरे धीरे कुछ वर्ष में कीड़े खा लेते हैं, और जैसा देखे होंगे कि हमारे घरों में भी
जो किताबें पड़ी रहती हैं, जब इसमें कीड़े लग जाते हैं, ये किताबों को धीरे धीरे क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। कीड़ा खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी कुछ पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय में चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इसमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं और कई प्राकृत और तमिल में। प्राकृत का अर्थ होता है कि आम लोगों की बोलचाल की भाषा, और ये प्राकृत में लिखी गई चीज़ें इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध थी क्योंकि ये इसको समझना लोगों के लिए आसान था। हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। अभिलेख का अर्थ मतलब है कि जैसे पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं जिसमें से राजाओं तथा रानियों से और अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा अभिलेखों के माध्यम से करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम ये तरीके पढ़ने लिखने के तरीके से भी हम इतिहास की जानकारी हासिल करते हैं। अब दूसरा तरीका है कि पुरातत्वविद। पुरातत्वविद का मतलब है कि ये जिसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं, और पुरातत्वविद ये जो होते हैं ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं, और ज़मीन के अंदर खुदाई करने के बाद इसमें से जो अवशेष प्राप्त होते हैं, अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, मालाओं और अन्य औजार, हथियार, आभूषण, बर्तन आदि का अध्ययन करके हम उन समय के बारे में छानबीन करते हैं और जो खुदाई से प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु के भी बने होते हैं तथा इन्हें जल्दी नष्ट नहीं हो पाते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इनमें से उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वह जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम इतिहास को जानने के लिए दो तरीके का इस्तेमाल करते हैं। पहला है कि हम किताबों और अन्य अभिलेखों के माध्यम से, और दूसरा है खुदाई की प्राप्त स्रोतों के द्वारा हम इसमें इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज के इसमें वर्णन में इतना ही है। इस पाठ को हम कल दूसरे वीडियो के द्वारा पूरा करेंगे और आज इतने के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू।